प्रदान करने पर होगी जांच करने पर होगी चर्चा। भारत के मिल्क जयंती पर आज मना रहा है दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गोपाला इस मौके पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार राज्यमंत्री ने कहा सरकार ने विकास के लिए उठाए कई अहम कदम। तमाम अहम सुर्खियां और सबसे पहले निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारतीय संविधान की स्वीकृति आज पूरे देश दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाया। साल 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने प्रारूप के औपचारिक तौर पर मान्यता दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस समारोह किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सांसद और अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। और आम जनता से अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य बनाए। 2 पोर्टल बनाए। 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के प्रस्तावना के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए, जबकि दूसरा संवैधानिक लोकतंत्र ऑनलाइन क्विज के लिए कोई भी व्यक्ति भागीदारी कर प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है। और राष्ट्रपति ने इस मौके पर डिजिटल संस्करण मूल प्रति और संविधान की अद्यतन प्रति का डिजिटल संस्करण जारी किया। और इस मौके पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों में प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा भी बेहतर जन कल्याण के लिए और भी बेहतर काम करने की उन्होंने साथ ही संसद को लोकतंत्र का मंत्र बताया। और विपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना के लिए बेहतर स्पर्धा की बेहतर प्रतिनिधि जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए। तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में स्पर्धा को नहीं समझा जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है। हर सांसद की जिम्मेदारी बन जाती है लोकतंत्र के इस मंदिर में उसी श्रद्धा की उसी भावना के साथ हासिल करें अपने पूजागृहों और इबादतगाहों में भी करते हैं। राष्ट्रपति ने साथ ही जोर देते हुए ये भी कहा कि प्रतिपक्ष वास्तव में लोकतंत्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सच तो ये है कि उसका बिना निष्प्रभावी हो जाता है। प्रतिपक्ष में लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सच तो ये है कि प्रभावी प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र निष्प्रभावी हो जाता है। सरकार और अपने मतभेदों के बावजूद नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के लिए मिलकर काम करते रहे, यही अपेक्षा की जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही परिकल्पना की थी और राष्ट्र निर्माण के लिए यही आवश्यक है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि लगभग 7 दशक की अल्पावधि में भारत के लोगों ने
ऐसी है जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया है। लगभग सात दशक अवधि में भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की एक ऐसी अद्भुत गाथा लिखी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि भारत की ये विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग की ओर भारत की ओर और सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम भारत के लोग इन शब्दों से आरंभ होने वाले हमारे संविधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है। और वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस दिवस पर संविधान निर्माताओं को याद किया। I pay my gratitude to the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, Chairman of the Drafting Committee, Dr. Babasaheb Ambedkar, and the members of the Constituent Assembly for providing direction for nation building. Their overreaching framework continues to guide us to endure of our nation to scale new heights. Contemporary national and international challenges. Our constitution, in essence, a statement of value, ideas, seeking to ensure justice, liberty, and equality for all in the true spirit of fraternity, and is a guide to peaceful democratic transformation. संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश की आजादी में योगदान देने वाले और विभूतियों और संविधान निर्माण करने वाले लोगों को याद करने का आज दिन है। आज का दिवस बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है। इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था। संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहाँ पहुँचाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आज के मौजूदा परिस्थितियों में संविधान की रचना करनी होती मुश्किल काम होता, क्योंकि देश में अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के लिए राष्ट्रहित प्रमुख नहीं। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी पीछे छूट जाता है। उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी। उस धारा में थार भी लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। उन्होंने देश में परिवारवाद की राजनीति और राजनीतिक दलों की प्रणाली पर चिंता जताई और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा संविधान की भावना के खिलाफ भी लोगों को इनके प्रति सचेत रहना चाहिए। अब भी बड़ा दिल रख करके
खुले मन से बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी न होनी, ये भी चिंता का विषय है। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है, और राजनीतिक दल भी हमारे संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक धारा को भी चोट पहुंची है, जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में ऐसा चलन रहा जिसमें अधिकारों को महत्व नहीं दिया गया, लेकिन कर्तव्यों का पालन जरूरी है, और कर्तव्यों के पालन से ही अधिकारों की रक्षा होती है। कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते हैं। लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे, आजादी के बाद वृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान कहा कि संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान करने वाला एक पवित्र दस्तावेज है। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत गतिशील पवित्र ग्रंथ है और दस्तावेज है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है। ये कुछ अहम बातें जो कि संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान संसद भवन से सुनी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि हम आखिर ये संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है, ये इस पर हम निगाह डालते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन संविधान दिवस का क्या कुछ महत्व है। पहला पॉइंट देखिए, हर भारतीय के लिए 26 नवंबर का दिन जो आज का दिन है वो बहुत ही खास है। हर भारतीय के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। आज ही के दिन विधिवत रूप से संविधान को अपनाया गया था। संविधान हमें आजाद देश के एक आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम आज के दिन को संविधान दिवस के तौर पर समझते हैं। संविधान के दिए मौलिक अधिकार ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, ये भी आपको ध्यान और याद रखने की जरूरत है। लेकिन मौलिक कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, इसका भी एहसास कराता है हमारा संविधान। साल 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, साल 2015 से, और इसके बाद की संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का दिन। लोग इसको सम्मान की नजर से देखें,
इसके प्रति अपना योगदान समझे, क्या कुछ योगदान दिया गया है, इसके लिए आज का दिन मनाया जाता है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। और आपको बताते हैं कि ये जो हमारा संविधान है उसको तैयार करने में मनुष्यों को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे, तब जाकर पूरा संविधान लिखा गया था। इस बात को आपको याद रखने की। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का ये संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बढ़ेंगे आगे। इस संविधान की असली जो कॉपी है, जो मूल कॉपी है, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखी थी। ये भी आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने हाथों से असली जो कॉपी है संविधान की, उस पर उनकी लिखावट है और ये बेहतरीन जो लिखावट है वो कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है संविधान पे, जो मूल संविधान की कॉपी है। संविधान के हर पन्ने को अगर आप देखेंगे तो शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से, इसके जो बॉर्डर्स हैं संविधान के हर पन्ने के, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाने का काम किया था शांति निकेतन के कलाकारों ने। आगे बढ़ते हैं कि संविधान की जो असली प्रति है, जो मूल कॉपी है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखी गई थी। हिंदी में भी लिखी गई और इंग्लिश में भी लिखी गई, दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल कॉपी लिखी गई। संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कुछ अहम बातें जो कि संविधान दिवस के महत्व को हमारे और आपके लिए समझाने का ये काम करता है संविधान दिवस, और इसलिए हमें और आप सभी को संविधान का क्या कुछ महत्व है इसको जानने और समझने की जरूरत है। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि संविधान दिवस के अवसर पर आइए आपको संविधान सभा के जो उसमें जो भाषण दिए गए, तो उन भाषणों के दुर्लभ मूल ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। 1946 से 1949 की कालावधि के ये सभी क्लिप हमारे अभिलेखागार में सुरक्षित है। वासियों ने प्यार और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। In the course of the debate that took place, there were two questions which were raised. I do solemnly affirm that in the office of minister, I believe in the checkered history of our country. We have passed many resolutions. Sir, in the absence of Srimati Sarojini Naidu, दुर्लभ आवाज़ें आपने सुनी जो कि संविधान सभा में जब डिस्कशन चल रहे थे, जब वहाँ पे बात विचार हो रहे थे, उस वक्त की ये बातें आपने सुनी जो कि बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ये सुरक्षित है हमारे अभिलेखागार में। बढ़ेंगे आगे, आप सीधे ले चलते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जहाँ इस वक्त भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बैक टू विलेज 2.0 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। दिल से उस कमिटमेंट को जनता के साथ पहुंचाने का भी इरादा है। इस बात को मैं बीरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें एक विंडो होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर्स अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को लोगों के सामने रखते हैं। मुझे लगता है कि यह मणिपुर सरकार का वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये दुनिया में, देश में, अन्य प्रदेश भी इसको समझे। इस बात के लिए हम चाहेंगे कि आप बेस्ट प्रैक्टिस पे इसको आगे बढ़ाएं और गरीब आदमी को वेलफेयर स्टेट में इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हम काम करें। तो मैं फिर से आपसे इस बात के लिए बधाई देता हूं कि यहाँ की सरकार ने, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत अच्छे कार्यक्रम के रूप में रखा है। और मैं अधिकारियों को भी, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑफिसर्स हु हैव टेकन दिस प्रोग्राम ऑन ए पॉजिटिव नोट। ये एक सकारात्मक तरीके से उन्होंने लिया और वह भी जनता की सेवा के लिए, इस बात के लिए जुटे। लेकिन अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूं
list so that it reaches them. And there was the government where what we talk about delivery, basic essential commodities were not delivered for years together. That was the blockade situation. From that situation we have come. I would request that we should support and see to it that such programs should be highlighted. Here I find that very elite gentry sitting in front of me. बड़े प्रबुद्ध नागरिक लोग यहाँ पर मेरे सामने इकट्ठे आए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने गांव-गांव में जाकर इस कार्यक्रम के बारे में बताइए और जिनको आधार कार्ड नहीं बना है वो आधार कार्ड ले, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो वैक्सीनेशन कराए, जिसका फर्स्ट डोज हो गया वो सेकंड डोज कराए, जिसको एमसीएसटी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना वो एमसीएसटी में कराए। हर एक तरीके की स्कीम का आयुष्मान भारत में गोल्डन कार्ड बनना है, उसके लिए आगे बढ़े। ऑल स्कीम्स का बेनिफिट हमको हमारे अपनी जनता को पहुंचाना हमारा काम है और उस काम में यहाँ बैठी जेंट्री दे शुड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। उनको उस काम को नीचे तक उतारने के लिए अपना योगदान करना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं कि जो एलीट क्लास होता है, जो प्रबुद्ध नागरिक होता है, उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि वह अपने गांव में अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति स्टैंडिंग ऑन द लास्ट पेडेस्टल ऑफ द सोसाइटी उसकी मदद करे और सरकार की स्कीम उस तक पहुंचाने का काम करे। एक बहुत बड़ा मणिपुर के लिए विकास होगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए आप सब लोग ने मेरी बात बड़ी धैर्यपूर्वक तरीके से सुनी है। इतना बड़ा मेला है, इस मेले में लोग अलग अलग ढंग से अपने अपने काम में लगे, लेकिन फिर भी आपने शांति से मेरी बात सुनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मणिपुर। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बैक टू विलेज कार्यक्रम 2.0 को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और हम बात कर रहे थे संविधान सभा के, मुझ पर लौटेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू डबल गुड। हमेशा दो अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्ती। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे संविधान दिवस की, संविधान सभा की। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस वक्त संविधान की शपथ विधान परिषद को दिलाई थी। इसके अलावा डॉक्टर आम्बेडकर ने उस वक्त संविधान की रूपरेखा के बारे में भी विचार व्यक्त किए थे। आइए सुनते हैं। जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं जो इस विधान परिषद का एक सदस्य हूँ, अपने को बड़ी नम्रता से हिंदू और हिंदवासियों की सेवा के लिए अर्पण करता हूँ। What does paragraph 3 speak of? Paragraph 3 says that in this country there shall be two different sets of polity. One at the bottom, the autonomous provinces or the states, or such other areas as care to join a united India. These autonomous units will have full powers. They will have also residuary powers. At the top,
And over the provincial units, there will be a union government. और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। मुंबई हमले की आज 13वीं बरसी है। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। आज हमले की 13वीं बरसी के मौके पर देश हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के सपूतों को याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा बलों की बहादुरी और बलिदान के लिए राष्ट्र हमेशा आभारी रहेगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई हमले को कभी भूल नहीं सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26/11 के शहीदों को याद करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और उन सभी सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम करता हूं जिन्होंने कायरतापूर्ण हमलों में आतंकवादियों का डटकर सामना किया। पूरे देश को आपकी वीरता पर गर्व रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र सदैव आपके बलिदान का ऋणी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज 26/11 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल और पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश आज संविधान दिवस मना रहा है तो देश को उन बहादुरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुकाबला किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रधानमंत्री ने देश के उन सभी वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। और इस खबर पर हमारे साथ और भी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी योगेश शीतल मुंबई से। योगेश, आपको नमस्कार। और सबसे पहले तो यही कि आज मुंबई हमले की 13वीं बरसी है। मुंबई महाराष्ट्र कैसे याद कर रहा है आज के इस दिन को? देखिए, 13 सालों में मुंबई में काफी कुछ बदलाव आए हैं। अगर आप हमले से जोड़कर देखें तो मुंबई पुलिस पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकली है। कई सारी तकनीकी बदलाव आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो मुंबई पुलिस में आए हैं। नए विंग जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए फोर्स 1 के नाम से, जो कि डेडिकेटेड है टेररिस्ट अटैक को लेकर।
बोट में किस तरीके से अत्याधुनिक बोट लाए गए हैं मुंबई पुलिस के जो कोस्टल एरिया के जो अथॉरिटी है उनके पास। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, कई सारे स्टेप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और ऑपरेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पर लिए गए हैं। हालांकि 13 साल जो है वो काफी बड़ा पीरियड होता है, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, करीब 167 के करीब जो है लोगों की जानें तब गई थी और फिर करीब 300 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे। कई पुलिसकर्मी थे जो शहीद हुए, आर्मी के लोग थे, जो एनएसजी के लोग थे वो शहीद हुए थे। तो कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनका जो वैक्यूम है वो निश्चित तौर पर इतने समय में भर नहीं पाया है। और ये चीज देखने को मिली जब सुबह में ये कार्यक्रम हो रहा था मुंबई पुलिस कमिश्नर के जो उनका ऑफिस है वहीं पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां आपने सही कहा गवर्नर आए थे, डिप्टी सीएम आए थे, जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं वो आए थे, तो जो परिजन थे वो भी वहां आए थे और गवर्नर ने उनसे मुलाकात की, उनसे जाना। उन लोगों ने, कई लोगों ने अपनी स्मृतियां जो है कोई पोस्टर लेके आए थे, कोई वो बुक्स लेके आए थे जो उन्होंने अपने परिजनों की याद में लिखा था, वो सब उन्होंने उनको हैंडओवर किया। तो एक तरह का जो माहौल था वो बिल्कुल इमोशनल कर देने वाला माहौल जो है वो था। हर बार इस तरीके का जो आयोजन है वो होता है, सिर्फ अलग अलग जगहों पर होता है। गेटवे ऑफ इंडिया पे भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्योंकि जो शहीद थे वो अलग अलग जगहों से आते थे, तो जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से उनका ताल्लुक रहा है, वहाँ पे भी कई तरह के कार्यक्रम जो हैं उनको याद करने के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है वो वहाँ पे भी किया जाता है। तो ये बेसिकली मुंबई के लिए जो थ्रिलिंग रहा है, पूरे देश के लिए हम जानते हैं कि रहा, और सिर्फ देश के लिए ही नहीं, कई विदेशों को टारगेट किया गया था प्रिसाइडली, क्योंकि जो बाद में जो चीजें उभर के सामने आई एजेंसियों के द्वारा जब जांच पूरी की गई तो मालूम ये चला कि टारगेट जो है विदेशी भी थे। भारत की छवि खराब करने की जो मंशा थी वो थी, ताकि जो विदेशी हैं उनको ऐसा लगे कि भारत सुरक्षित देश नहीं है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से असर पड़े वो उनकी साजिश का एक हिस्सा रहा। तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्पिरेसी जो थी वो हैच की गई थी और ट्रायल जो इस मामले में अभी भी चल ही रहा है। कसाब को 2012 में फांसी की सजा दे दी गई। कई ऐसे आरोपी हैं जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं, जिनको अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, जिनको अभी तक जहाँ तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाया। जकीर रहमान लखवी की आप बात कर लीजिए, डेविड हेडली हालांकि इस मामले में जो है वो सरकारी गवाह बन गया, बाद में 2016 में उसको डिपोज भी किया गया था भारतीय न्यायालय में, अमेरिका से वो डिपोज हुआ था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसने काफी सारी ऐसी चीजें कही जिसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान सीधे सीधे इस मामले में जुड़ा हुआ था। खुद जो टेस्टिमनी थी जो कि कोर्ट के सामने जो डिस्क्लोज किया गया था डेविड हेडली ने, उसने कहा था कि किस तरीके से स्टेप 2 बार पहले भी रेकी की गई थी, 2 बार पहले भी हमले की कोशिश की गई थी जो कि असफल रही थी। ये जो है ये तीसरा जो वाकया था ये एक्सिक्यूट किया जा सका था आतंकवादियों के जरिए, और 10 फिदाइन का दस्ता आया था। साथ में उसने ये भी बताया कि किस तरीके से अलग अलग स्तर पर कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी। मसलन जो आतंकवादी थे उनको हिंदू जो कलावा पहनते हैं उस तरीके से उनको लाल हाथ में जो तागा था वो बांधा गया था, ताकि अगर वो मर जाते, ऑब्वियसली वो मरने के लिए ही आए थे क्योंकि फिदाइन दस्ता का लक्ष्य ही वही होता है। तो कई स्तर पर कॉन्स्पिरेसी बहुत ही जो घिनौनी हरकत जो है वो की गई थी, और धीरे धीरे करके इस मामले में ट्रायल जो है वो भी अपने तरीके से चल रहा है। लेकिन क्योंकि मामला 2 देशों के बीच में जुड़ा हुआ है तो कई आरोपी हैं जिनका कब तक जो है अथॉरिटी जो है वो नहीं पहुंची है। हालांकि डिप्लोमेटिक और कई स्तर पर प्रयास जो है वो अभी भी जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई हमले की आज 13वीं बरसी है और पूरा देश उन शहीद जवानों को नम आंखों से आज याद कर रहा है। बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम यानी मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने कहा है कि अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना के कार्यान्वयन के लिए 68,568 करोड़ रुपए से अधिक के फंड जारी किए जा चुके हैं। बजट आकलन के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान फंड आवंटन में 18% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभार्थियों द्वारा की गई मांग के मुताबिक 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवसों का सृजन किया जा चुका है। वहीं हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में मनरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमान चरण के दौरान मांग के आकलन पर आवंटन किया जा सकता है। और अब बात करेंगे कोविड की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते दिन कोरोना के 10,549 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटों के दौरान 9,868 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.33% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,10,000
133 हो गई है। टीकाकरण की बात की जाए तो कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। देश में अब तक 120 करोड़ 27 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 83 लाख 88 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं।